जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, झारखंड सरकार का नियुक्ति वर्ष अब धीरे धीरे नियुक्तियां देने लगी है। अब तक 3 नियुक्तियों को उन्होंने उतार चुका है। अभी का नियुक्ति है झारखंड डिप्लोमा स्तर पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 यानी JDLCCE 2021 का विज्ञापन। जी हां दोस्तों, इसका विज्ञापन अब देख सकते हैं 6/2016 के माध्यम से इसको निकाला गया है। इस विज्ञापन में हम लोग देखेंगे कि इस विज्ञापन का डेट कब तक है, इसमें कौन कौन से आदमी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितना इसमें सैलरी होगा और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, इन सभी बातों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और सारे वैकेंसियों की जो झारखंड में होने वाली है सबकी आपको अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 8616 दिनांक आज 18/12/2021 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग रांची के कनीय अभियंता असैनिक और कनीय अभियंता यांत्रिक यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवारों की विवरणी की कंडिका में विविध शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए www.nic.nsc.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी एक नया वैकेंसी जो है वो निकाली जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या है। तो इसका परीक्षा शुल्क जो है दोस्तों वो 100 रुपये है और वहीं पर SC/ST के लिए 50 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और अगर आप इसमें से विकलांग कोटा से आते हैं तो उसमें और 40% वाले को उसमें और छूट मिलेगी दोस्तों। तो ये फीस जो होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रिक्तियाँ किस प्रकार से हैं। तो जो रिक्तियाँ हैं दोस्तों, वो पहला जो है यानी पहले जो पोस्ट निकला है वो है कनीय अभियंता यानी विद्युत। कनीय अभियंता विद्युत यानी जो वैकेंसी जो निकला है वो इलेक्ट्रिकल के लिए निकला है और इसमें कुल पद जो है दोस्तों वो 46 है। अगर आप डिटेल्स में देखें तो 19 जो है यानी 19 जो है वो जनरल के लिए, जनजाति के लिए 12 और अनुसूचित जाति के लिए 5, BC1 के लिए 3 और BC2 के लिए 3 और EWS के लिए 4 यानी कुल पद इसमें है 46। अगला जो है दोस्तों वो है कनीय अभियंता असैनिक यानी सिविल पदों के लिए, जिसमें कुल पद 188 है और 188 में से आप देखेंगे कि जनरल के लिए जो है वो 77 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 51 और उसमें से एक आदिम जनजाति के लिए उसमें और रिजर्व किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए इसमें 20 और BC1 के लिए 15 और BC2 के लिए 6 सीटें और इसी तरह EWS के लिए 19 सीटें इसमें निर्धारित की गई है दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कुल 285 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। इन कुल 285 रिक्तियों पर अभी वैकेंट पद पर इसमें वैकेंसी निकाली गई है, सभी पर नौकरी मिलेगी 285 की। अगला वैकेंसी जो है दोस्तों वो है कनीय अभियंता यांत्रिक। इसमें भी कुल 51 पद सृजित किए गए हैं यानी कुल 51 पदों पर इस पर नौकरी होगी, जिसमें अनारक्षित यानी जनरल के लिए 21 सीट है, ST के लिए 13, SC के लिए 5, OBC1 के लिए 4 और BC2 के लिए 3 और इसी तरह EWS के लिए इसमें 5 सीट को रिजर्व किया गया है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची के विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। फर्दर ये पॉइंट तो हमेशा लिखा रहता है और इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। फिलहाल अभी जो इसमें वर्णित जितने भी पद हैं उसका वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कनीय अभियंता यानी विद्युत के लिए जो कि अराजपत्रित समूह ख के अंतर्गत आते हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 के पेमेंट पे इसका नियुक्ति होगा दोस्तों। और इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ संबंधित शाखा में
उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे। इसका कहने का मतलब है कि संबंधित शाखा यानी इलेक्ट्रिकल में अगर आप उच्च तकनीकी शिक्षा और अगर ग्रहण किए हैं तब भी आप इसके पात्र होंगे देने के लिए। उसी तरह से दोस्तों दूसरा जो पद है वो है कनीय अभियंता असैनिक का, जिसमें ये भी समूह ख के अराजपत्रित पदों की ही है और इसका भी पैट्रिक जो वेतनमान है दोस्तों वो 35,400 से 1,12,400 तक है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए और पहले की तरह ये भी संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र होंगे, यानी इसमें हायर एजुकेशन वाले भी दे सकते हैं। और तीसरा जो है दोस्तों वो है कनीय अभियंता यानी यांत्रिक यानी मैकेनिकल वाले, इसका भी वही पे मैट्रिक्स है, बस सबको अलग अलग करके लिखा हुआ है 35,400 से 1,12,400 तक। और इसमें भी वही है कि कोई भी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक यानी मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए और संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। बात तो वही है सभी का। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो भी है दोस्तों वो आपको वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना होगा तब जब आप आवेदन कर रहे हों, यानी कि जब तक आप फॉर्म भर रहे हो तब तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। बिना डिग्री के आपको ये आवेदन अमान्य हो जाएगा। और जो अंतिम तिथि जो होता है दोस्तों आवेदन का उसी को रेफरेंस डेट माना जाता है, यानी कि जो अंतिम तिथि है यानी 22 फरवरी सपोज कीजिए कि अगर अंतिम तिथि है तो 22 फरवरी तक आपके हाथ में इसका डिग्री होना चाहिए, तभी जाके आप उसको भर सकेंगे। और इसके बाद एक पॉइंट और है दोस्तों कि इसमें जो भी है अभी जो झारखंड सरकार की संशोधन की गई है नियुक्ति नियमावली को, उसमें जैसा कि कहा गया है कि अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को जो है मैट्रिक और इंटर की यानी मैट्रिक और 10वीं की कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से ही उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, जैसा कि अभी नियुक्ति संशोधन नियमावली में बताया गया है। लेकिन यह भी बताया गया है कि आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में राज्य झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं या मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा, यानी जो रिजर्वेशन कोटा से आते हैं उनके लिए ये वैल्यूएबल नहीं है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप कि इसमें खेल कूद वाले को भी आरक्षण दिया गया है कि प्रथम स्थान और मेडल वालों के लिए किस किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय ओलंपिक और राष्ट्रीय स्तर पर किस किस तरह से किया हुआ है, ये खेल वालों के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है दोस्तों अभी जो भी ये खेल उल से रिलेटेड जितना है उसका संकल्प संख्या भी JSSC.NIC.in पर भी खेल नीति लाग का जो वाउचर है वो दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे एक कुछ चीज़ बढ़िया से देख लें कि जो आयु की जो गणना होनी है, यानी कि आयु की गणना होनी है वो कौन सा रेफरेंस डेट रखा गया है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप मान लें कि ये बात जान लें कि न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो कैंडिडेट की 18 वर्ष ही होनी चाहिए। और तीनों पोस्ट के लिए यानी कनीय अभियंता विद्युत, कनीय अभियंता असैनिक और कनीय अभियंता यांत्रिक यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, तीनों के लिए आयु की जो न्यूनतम गणना होगी वो 1 अगस्त 2021 से ही होनी है और अधिकतम भी 1 अगस्त 2021 को ही रेफरेंस डेट माना गया है दोस्तों। और न्यूनतम आयु आपकी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और अगर हम अधिकतम आयु की बात करते हैं तो जनरल के लिए 35 वर्ष, BC1 और BC2 के जो पुरुष कैंडिडेट होंगे उनके लिए 37 वर्ष, उसी तरह महिला और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS और अत्यंत पिछड़ा वन अनुसूची 1 और अनुसूची 2 यानी OBC1 BC2 के लिए जो महिला कैंडिडेट होगी उनके लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है दोस्तों। तो इस तरह से आप यहाँ पे आयु सीमा को भी देख लिए हैं। उसके बाद है दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ये वैकेंसी निकल के आई है, सामने आई है। अब इसमें दोस्तों एक होता है कि जो भी प्रमाण पत्र जो आप जारी करेंगे यानी कि जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, उसके लिए क्या कहा गया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल या उपायुक्त या अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए जिनका मानक जो है वो परिशिष्ट 1 पर धारित किया गया है, अथवा या तो आप उस पर कर लें या फिर कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25 फरवरी द्वारा
25 फरवरी 2019 द्वारा निर्धारित 25 फरवरी 2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से जाति प्रमाण पत्र जिनका मानक परिशिष्ट 3 पर दिया हुआ है। यानी कि अगर आप अंचलाधिकारी के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो आपको जो रेफरेंस डेट है वो है 25 फरवरी 2019। 25 फरवरी 2019 की बाद का ही आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे वैल्यूएबल होगा। इसी तरह से BC1 और BC2 के लिए भी दिया हुआ है और इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि स्थानीय वाला के लिए भी वही दिया हुआ है। ऑनलाइन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसको आप बढ़िया से यहाँ पे आप पढ़ के समझ सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन का लिखा हुआ है और अपना स्पेलिंग वगैरह को सुधार के लिखना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ ऑनलाइन सबमिट करने के लिए आपको jssc.nic.in पर जाना होगा, वहाँ पर जाके आपको करना होगा, अपना स्कैन कॉपी का फोटोग्राफ वगैरह देना होगा। सब चीज़ फिल करने के बाद आप वहाँ पे फिल पे जाएंगे। अगर आपके द्वारा कोई गड़बड़ियाँ हो जाती है तो उसके लिए भी लिंक दोस्तों 28 फरवरी 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से 2 मार्च 2022 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को छोड़कर अगर किसी और प्रकार की अगर अशुद्धि प्रविष्टि हो जाती है यानी कि गलत एंट्री हो जाती है तो उसके लिए लिंक जो है वो उपलब्ध रहेगी, आप वहाँ जाकर संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डेट सब दोस्तों। अब बाकी सब डेट्स देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर आवेदन स्टार्ट कब हो रहा है। तो आवेदन स्टार्ट होने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सूचना जो है वो 23 जनवरी 2022 11 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न से 22 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक दोस्तों साइट खुला रहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है वो आपको 3 दिन का समय और दिया जाएगा जो कि 25 फरवरी 2022 तक के लिए रहेगी। फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करने के लिए, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए आपको 2 दिन का समय और बढ़ा दिया जाता है, यानी कि 27 फरवरी 2022 तक की मध्य रात्रि तक आप इतने सारे काम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई गलत एंट्री हो जाती है तो उसके लिए आपको 28 फरवरी 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से 2 मार्च 2022 के मध्य रात्रि तक के लिए ये साइट जो है वो लिंक जो है खुला रहेगा। और इसमें अगर आपका कोई रॉन्ग एंट्री हो जाती है तो आप उसको पुनः सुधार करके कर सकते हैं। लेकिन इसको सुधार करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक्स्ट्रा जो ऊपर में मैंने बताया वो सब को छोड़ करके अगर दूसरी कोई गलत एंट्री होती है तो उस कंडीशन में आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है आपको इस तरह से किस तरह से करना है, आप यहाँ से यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे बढ़िया से कि परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट पर क्लिक करें, नया पेज खुल जाएगा। और ये सब तो हमको लगता है कि आपको बताने का ज़रूरत नहीं है, ये सब आप उसी समय कर लेंगे। और अभी देखते हैं कि परीक्षा का स्वरूप कैसा होने वाला है। तो परीक्षा का स्वरूप दोस्तों CBT मोड पर होने वाली है, यानी कंप्यूटर आधारित रहेगी परीक्षा आपकी, जिसमें किसी भी विषय का परीक्षा विभिन्न समूहों में लिया जाता है। तो अभ्यर्थी का प्राप्तांक जो है वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपको अंक दिया जाएगा। और परीक्षा जो है दोस्तों वो मुख्य चरण में एक ही परीक्षा होगी जो कि मुख्य परीक्षा कहलाएगी। और सभी प्रकार के जो प्रश्न होंगे दोस्तों वो बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, यानी उस पर MCQ क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित रहता है। और अगर आप गलत करते हैं तो आपको 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी प्रत्येक 3 पर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलते हैं, और अगर आपने 3 गलत कर दिए तो आपसे 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। ठीक है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। ठीक है, आपको 3 अंक दे रहे हैं और कटौती की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जैसा है कि हिंदी और इंग्लिश में जो एग्जामिनेशन का जो मोड होगा लैंग्वेज का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होंगे। और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के पदों के लिए आप यहाँ पे अपना पाठ्यक्रम देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम यानी सिलेबस है। तो सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, मुख्य परीक्षा में ही 2 पत्र होंगे और ये 2 अलग अलग पालियों में यानी अलग अलग सेटिंग्स में लिए जाएंगे। प्रत्येक परीक्षा की अवधि 2 घंटा निर्धारित की हुई है दोस्तों। अब आप देख लीजिए कि इसमें से जो पत्र 1 होंगे उसमें क्या होगा। तो पत्र 1 के लिए कुल प्रश्न 120 रहने वाले हैं दोस्तों, जिसकी अवधि जो है वो 2 घंटा होगी, अभी मैंने बताया। और उसमें सामान्य अभियांत्रिकी यानी कि आप जिस अभियांत्रिकी से
80 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न, यानी सामान्य अभियांत्रिकी यानी जनरल मैकेनिज्म से रिलेटेड, यानी जो जनरल वाला होता है दोस्तों उसमें से आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान यानी जीके से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो पेपर 2 होता है दोस्तों उसमें होगा कि अभियांत्रिकी का, इसमें भी 120 प्रश्न होंगे, परीक्षा की अवधि वही 2 घंटे ही होगी और जिस विषय में भी आप कर रहे हैं, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे कुल 120 को, जिसका आंसर आपको 2 घंटे में देने हैं। अगर आप सिविल से हैं तो आपको सिविल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी सेम ड्यूरेशन है, और मैकेनिकल के लिए हैं तो आपको मैकेनिकल के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 2 पत्र में परीक्षा होने वाले हैं। यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाता है कि किस तरह से आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो पेपर 1 के लिए क्या क्या है, सिविल के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, उसी तरह से मैकेनिकल के लिए दोस्तों अलग है। सबके लिए यहाँ पे अलग अलग निर्धारित कर दिया गया है, आप यहाँ से देख लेंगे और अपना तैयारी जारी रखेंगे। उसी तरह जो पेपर 1 में जो सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे समसामयिकी विषय यानी खेल कूद प्रगति, ये जो भी है इससे रिलेटेड यानी करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कमर कस लें क्योंकि आपकी तैयारी जोरदार होगी तो आपका मेरिट जोरदार ही होगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य गणित से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानसिक क्षमता की जांच पूछी जाएगी। इतने सारे सभी पेपर 1 में पूछे जाएंगे और इन सभी से आपको उत्तर देने हैं। उसके बाद बात आता है पेपर 2 की। तो पेपर 2 में दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए इतने सारे उसमें सिलेबस दिए गए हैं। आप इसमें से देख लेंगे कि कौन कौन सा इसमें सिलेबस आपको पढ़ना है, किसको आगे करना है। इसी तरह से आप अगर देखेंगे कि मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल के लिए अलग दिया हुआ है। इसी तरह से सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए भी अलग ही दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल के लिए अलग दिया हुआ है। तो इस तरह से आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देना 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 23 जनवरी से। और मेधा सूची का जो निर्धारण होगा यानी कि जो मेरिट बनेगा दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि मेगा सूची का कैसे किया जाएगा। तो मेगा सूची में सबसे पहले तो नॉर्मलाइजेशन वाला किया जाएगा, उसके बाद जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसको मिलेगा, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से जो है मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा। कॉमन मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, सिर्फ 1 या 2 पेपर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर न्यूनतम जो है वो इस तरह से डिसाइडेड किए गए हैं कि न्यूनतम आपको इतने % अंक लाने ही होंगे। यानी जो जनरल होंगे उसके लिए 40%, SC ST के लिए और महिला के लिए 32%, BC1 BC2 के लिए देख लीजिए 34 और 36.5%, और जो आदिम जनजाति है उसके लिए 30% और EWS के लिए 40%। सभी के लिए न्यूनतम अर्हतांक से रिलेटेड भी यहाँ पे कर दिया गया है। उसके बाद आपका आ जाएगा अपना प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा। तो जब मेगा सूची हो जाएगा उसके बाद आपका ये काम हो जाएगा, स्टार्ट होगा कि क्या आपका प्रमाण पत्र सभी सही है या नहीं, इसका जांच तब किया जाएगा। और नियुक्ति से रिलेटेड आप नीचे पढ़ सकते हैं, इसमें आपके और भी बहुत सारे आपको जानने योग्य बहुत सारी बातें लिखी है। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से पढ़ लें क्योंकि अभी आपका दिन है 23 जनवरी से आवेदन जो है वो लेना स्टार्ट हो रहा है। इस बीच आप पूरे प्रोस्पेक्टस को बढ़िया से पढ़ लेंगे और अपने हर एक पॉइंट को बढ़िया से समझ लेंगे। साथ ही साथ इसमें एक वर्ड और लिख दे रहा है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर WPS संख्या इतना यानी रमेश हांसदा एवं अन्य के बनाम अंतिम पारित आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं या नियुक्तियां प्रभावित होंगी। यानी आप तो जानते ही होंगे कि अभी नियुक्ति नियमावली जो संशोधन हुआ है उस पर रमेश हांसदा बनाम अन्य के द्वारा किस तरह से उसमें आड़े लगाए गए हैं, और माननीय न्यायालय में यानी माननीय उच्च न्यायालय में इसका जो मामला है वो लंबित है। तो उसके निर्णय पर ये नियुक्ति जो है और अनुशंसाएं जो हैं ये प्रभावित होंगी। तो इस बात पे आपको ध्यान नहीं देने हैं। झारखंड है, झारखंड में नौकरी भी करने हैं, केस भी होना है और आपको सैलरी भी मिलते रहेंगे, सब कुछ होते रहेंगे दोस्तों। तो सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इस बात को इग्नोर करते हुए चैनल को लाइक करें, सभी को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को इसको पता चलने दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके और कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद।